स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में एक बार फिर से आपका स्वागत। मैं अपनी स्क्रीन आपको दे रहा हूँ, ये लीजिए स्क्रीन। इस टॉपिक तक कल हम पहुंच गए थे। हम कंपटीशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कस कर रहे थे। हम जिस लेवलिंग के हिसाब से पढ़ाई करते हैं उसमें 0 लेवल पे हम एनसीईआरटी के चैप्टर को पढ़ते हैं, 1 लेवल पे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करते हैं, 2 लेवल पे हम कुछ ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करते हैं जो अब एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है 11th स्टैंडर्ड में, लेकिन कंपटीशन में जिनकी जरूरत पड़ती है। तो वही डिस्कशन हमारा कंटिन्यू था। हमारे टॉपिक का नाम था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देयर प्रॉपर्टीज, मीन इंसर्शन एंड सम। ये टॉपिक चल रहा था। तो मैंने आपको nth टर्म के बारे में, सम के बारे में बताया था और प्रॉपर्टी ऑफ एपी पे हम डिस्कस कर रहे थे। अगर कभी एपी में सम पे बेस्ड क्वेश्चन आए टर्म्स के, तो 3 टर्म कैसे पिक करने हैं, 4 टर्म कैसे पिक करने हैं, 5 टर्म्स कैसे पिक करने हैं, मैंने ये सब डिस्कस किया था। और फिर हम डिस्कस कर रहे थे एपी में होने वाले चेंजेस। क्या क्या डिस्कस हमने कर लिया था, एक बार मैं रिवाइज करा रहा हूँ, सुनिए। पहली थीम हमने ये डिस्कस की थी कि अगर हम किसी एपी में कोई कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो जो नया सीक्वेंस बनता है वो भी एपी होता है। यानी एपी में कोई कांस्टेंट टर्म जोड़ने या घटाने से एपी के नेचर में कोई फर्क नहीं पड़ता। बस चेंज इतना होता है कि फर्स्ट टर्म ए से बदल के ए प्लस माइनस के हो जाता है, कॉमन डिफरेंस पे कोई चेंज। ठीक है ना। दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि अगर हम एपी के सभी टर्म्स में कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर मैंने के को मल्टीप्लाई किया सब टर्म में, तो सभी टर्म कुछ ऐसे दिखने लगते हैं। यानी फर्स्ट टर्म भी के टाइम्स हो जाता है और कॉमन डिफरेंस भी के टाइम। तो मल्टीप्लाई करने में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों के टाइम होते हैं, लेकिन एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने में केवल फर्स्ट टर्म पे चेंज आता है, कॉमन डिफरेंस पे कोई चेंज। तीसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि अगर हम दो एपी को, सॉरी एक सेकंड, अगर हम दो एपी को ऐड करें, जैसे कि ये पहली एपी है, ये दूसरी एपी, मैंने दोनों को ऐड किया, तो एडिशन से जो नई एपी बनी कुछ ऐसे लुक में सामने आई। तो अब देखिए, आप गौर करिए, इसका फर्स्ट टर्म दोनों एपी के फर्स्ट टर्म के सम के बराबर आ गया और जो कॉमन डिफरेंस है वो भी दोनों एपी के कॉमन डिफरेंसेस के। तो दो एपी को सम करने से भी एपी बनती, लेकिन उस नई एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पुरानी दोनों एपी के फर्स्ट टर्म्स और कॉमन डिफरेंसेस के सम से दी। 3 बातों पर हमने चर्चा कर ली थी। एडिशन सब्ट्रैक्शन से क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन से क्या होगा, और दो एपी को आपस में मतलब करस्पॉन्डिंग टर्म्स को जोड़ने से नया जो सिस्टम बनेगा, नया जो सीक्वेंस बनेगा, क्या वो एपी होगा। तो हमारा जवाब था यस, वो भी एपी। ठीक है ना। 3 बातों पर चर्चा हो गई थी। और बढ़ाते हैं इसमें कुछ बात। जैसे मान लीजिए एक एपी हमें दी है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड डैश डैश। अब यहाँ पर गौर करें, एक एपी आपको दी है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड डैश डैश, और दूसरी एपी आपको, जैसे पिछले में मैंने बताया, एक एपी में दूसरी एपी को जोड़ के जो नया सीक्वेंस बनता वो भी एपी। अब अगर इससे पहले मैंने बताया था मल्टीप्लाई करके एपी एपी रहती है, तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि अगर मैं हर टर्म में एक कांस्टेंट से डिवाइड करूं तो भी एपी एपी। यानी एपी में अगर मल्टीप्लाई करके वो एपी रहती है तो डिवाइड करने पर भी एपी। तो अगर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एपी में है, तो अगर हर टर्म को आप डिवाइड कर दें के से, तो डिवीजन के बाद भी ये एपी बनी। थोड़ा सा चेंजेस आएंगे, उनको देख लीजिए एक बार। ये बन जाएगा ए बाय के, ये ए बाय के प्लस डी बाय के, और अगला टर्म बनेगा ए बाय के प्लस 2d बाय के एंड सिमिलरली अदर टर्म। तो फर्स्ट टर्म जो हो गया, क्या हो गया, फर्स्ट टर्म के से डिवाइड हो गया, और जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, गौर करिए, इस केस में कॉमन डिफरेंस आ जाएगा d बाय के, यानी वो भी के से। तो मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में कोई भी ऑपरेशन अगर एक कांस्टेंट के साथ किया जाए तो एपी के नेचर को नहीं बदल पाते हैं ये। ठीक, डिवाइड आप 0 से नहीं करेंगे, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। डिवाइड आप किसी नॉन जीरो नंबर से करेंगे। अगर दो एपी आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं तो भी एक एपी बनती। तो ये सब बातें हमारे पास जो थी हमने आपको बताई। इन प्रॉपर्टीज का कई बार क्वेश्चंस में इस्तेमाल करके क्वेश्चन एक लाइन में ब्रेक, तो जब एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स आएंगी तो वहां पर मैं इनका इस्तेमाल करूंगा, उस समय आप ध्यान दीजिएगा। एक बात बिल्कुल याद रखिएगा, जितनी थ्योरी में पढ़ा रहा हूं एनसीईआरटी की और जितनी एडिशनल चीजें मैं, जब मैं खुद आपके सामने मेंस के प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा तो मैं कभी भी अपनी बताई हुई थ्योरी से बाहर नहीं जाऊं, उतनी ही थ्योरी इस्तेमाल करके आंसर निकालूंगा। तो इससे एक बात तो आप बिल्कुल श्योरली मान लीजिए कि अगर आप इतनी थ्योरी प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप फिर कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे। अभी आपके ऊपर है कि आप इस थ्योरी को बिल्कुल डीपली डेप्थ के साथ पढ़ें। जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो मैं कभी अपनी थ्योरी से 1 इंच बाहर, अपने बताए हुए नियमों पे इंटैक्ट रह के सारे सवालों के जवाब नहीं। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये थ्योरी सफिशिएंट है, बस आपको ध्यान से इसको पढ़ें। ठीक तो ये तो हो गई प्रॉपर्टीज। इंसर्शन ऑफ मीन वाले टॉपिक पे जरा सा बात करते हैं। प्रॉपर्टी में तो सब बता दिया मैंने, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और दो एपी का आपस में कम्युनिकेशन। एक बात और यहाँ पर बता देता हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक प्रॉपर्टी ही मान लीजिए आप। मान लीजिए आपको दो एपी दी है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये पहली एपी है, और दूसरी एपी कुछ मान लीजिए बी
बी प्लस डी डैश ऐसे मान लेते हैं, जैसे एक पहले एग्जाम्पल में भी मैंने माना था कुछ इस तरह से मान लीजिए दूसरी एपी को। अब ये हमारी पहली एपी है, ये दूसरी एपी है, ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई कर, तो जब आप दो एपी को मल्टीप्लाई करेंगे तो नया जो करस्पॉन्डिंग टर्म को मल्टीप्लाई करके नया जो सीक्वेंस बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। गौर करिए, इसको आप सीक्वेंस कहेंगे, लेकिन क्या ये एपी होगा, एक बार इसको देख लेते हैं। तो क्लियर बात है, ये एपी नहीं। आप देख पा रहे हैं इसका पहला टर्म और दूसरे टर्म का डिफरेंस कुछ अलग आएगा, वो साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरे और तीसरे टर्म का डिफरेंस कुछ डिफरेंट सा आएगा। इससे सिद्ध होता है कि दो एपी को मल्टीप्लाई करने से एपी नहीं। एक छोटे एग्जांपल से अगर आप इस बात को समझना चाहें तो आप एक केस ले लें 1 2 3 4 और दूसरी एपी ले लें 5 10 15 20। अब आप इनको मल्टीप्लाई करके देखिए, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे करस्पॉन्डिंग टर्म्स को, तो करस्पॉन्डिंग टर्म को मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा 5, 5 के बाद सीधे 20 और 20 के बाद 15 3 45 और 20 चक्को 80। अब आप क्लियर देख पा रहे हैं, ना ये जीपी है ना ये ए। तो 5 15 20 फिर 25 45 फिर 45 में 35 जोड़ के 80 आता है, तो एक टिपिकल सा। तो ये जो इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने सब आपको बताई। जीपी में मल्टीप्लिकेशन से जीपी कभी कभी बन जाती है, उसके लिए मैंने सिचुएशन बताई थी, लेकिन एपी में ऐसा नहीं होता है। दो एपी को मल्टीप्लाई करके कभी एपी नहीं बनेगी, दो एपी को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके एपी बने। किसी एपी में कांस्टेंट को जोड़ा, घटाया, मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जा सकता है, इससे एपी एपी बनी रहे। हाँ, कुछ चेंजेस आते हैं, कई बार फर्स्ट टर्म बदल जाता है, कई बार कॉमन डिफरेंस। इन सब बातों का ध्यान रख के आपको एपी को समझना, ये प्रॉपर्टी है एपी की, कई सवालों में इनकी जरूरत पड़ती है। अब जैसे ही एसोसिएटेड क्वेश्चन आएगा वहां पर मैं आपको बिल्कुल अलार्म दूंगा कि भैया वो थ्योरी जो पढ़ाई थी वो इस सवाल, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिलहाल अगली थीम पे आते हैं। अगला थीम है इंसर्शन ऑफ मीन। इंसर्शन ऑफ मीन, इंसर्शन ऑफ मीन में क्या पढ़ना है, गौर करिए। मान लीजिए हमारे पास दो नंबर हैं ए और बी, ठीक है, तो क्लियर सी बात है, अगर एक टर्म बीच में इंसर्ट करा के मुझे इन तीनों को एपी में क्रिएट करने को बोला जाए, तो डेफिनेटली माना मैंने एक्स को इंसर्ट कराया, तो मेरा इंसर्शन इस तरह का होना चाहिए कि एक्स माइनस ए का वैल्यू बी माइनस एक्स के इक्वल, और इसे सॉल्व करने पर एक्स का वैल्यू आ जाएगा ए प्लस बी बाय 2। ये जो आउटकम आया है इसको मीन कहते हैं, अरिथमेटिक मीन। ये है आपका अरिथमेटिक मीन। तो दो टर्म अगर ए और बी है तो उनके बीच में जो उनका अरिथमेटिक मीन होता है वो a प्लस बी बाई 2 यानी उनके एवरेज के बराबर। ठीक हो गया। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलते हैं। मान लीजिए आपसे बोला जाए कि a और b के बीच में n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट, n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कीजिए। अभी एक इंसर्ट करना था, अब आपसे कहा n इंसर्ट। तो इस बात का मतलब क्या है, पहले उसको समझे। मतलब बिल्कुल सिंपल है कि आपको a और b के बीच में n नंबर्स इंसर्ट करने हैं इस तरह से कि ये पूरी एक एपी। भाई दो नंबर तो एपी जीपी में होते नहीं, जब उनके बीच में बहुत सारे नंबर आप और इंसर्ट करेंगे तब ये सवाल बनता है कि क्या ये सारे टर्म एपी में है। तो अगर आपका इंसर्शन इतना बढ़िया है कि ये एपी बन, तो हम इन सबको ए और बी के बीच में अरिथमेटिक मीन बोलने का मतलब ही होता है कि ऐसे नंबर आपको इंसर्ट करने हैं कि ये जो टोटल सारे नंबर हैं ये कह सकें कि हम एक एपी सीक्वेंस बने, ये प्रोग्रेशन एपी होना चाहिए। ठीक है। अब अगर वाकई ये एपी बन गया भैया, तो इसमें टोटल टर्म कितने हो गए, ये तो आपको दिख ही रहा है। ये टोटल टर्म है n+2, दो ए और बी हो गए, बीच में n टर्म आपने डाल रखे हैं, तो टोटल n+2 टर्म हो गए। फर्स्ट टर्म का रोल कौन प्ले कर रहा है, फर्स्ट टर्म का रोल प्ले कर रहा है a, और लास्ट टर्म यानी n+2th नंबर के टर्म का रोल कौन प्ले कर रहा है b। अब फर्स्ट टर्म पता है, n+2 नंबर का टर्म पता है, तो फॉर्मूला होता है tn+2 बराबर फर्स्ट टर्म प्लस n+2 माइनस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर n+2 लिखना पड़ा है क्योंकि n-1 हम तब लिखते हैं जब टर्म n होते हैं, यहाँ टर्म n+2 है, तो tn+2 की जगह जो टर्म है वो b है, ये देखिए लास्ट टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म a है, n+2 माइनस 1 n+1 हो गया इंटू d, और इसे सॉल्व करके जो d का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, देखिए ये आ जाएगा d इक्वल टू b माइनस a अपॉन n+, तो d का वैल्यू आ गया b माइनस a अपॉन n+1, ये कॉमन डिफरेंस आ गया आपका। अब इस कॉमन डिफरेंस की मदद से आप सब कैसे निकालेंगे, एक मैं करके बताता हूँ। a1 निकालने के लिए आप a में d को ऐड कर दीजिएगा, a प्लस d की जगह आ जाएगा b माइनस a अपॉन n। अब जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे आपको a1 मिल गया, फिर जैसे ही a1 आ जाए उसमें d और जोड़ दीजिएगा, a2 आ जाएगा, फिर a3 आ जाएगा, और इसी तरह सारे। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो लास्ट टर्म b है उसमें से d माइनस कर दीजिए तो डायरेक्ट a है। ये बात याद रखिएगा, एक एपी को अगर रिवर्स कर दिया जाए तो वो भी एक एपी होती है, बस उसका कॉमन डिफरेंस माइनस में कर। जैसे अगर मैं 1 2 3 4 5 लिखूं तो ये एक एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस जो है वो 1 है। अगर मैं इसी एपी को उल्टा करके लिख दूं तो ये भी एक एपी है और इसका कॉमन डिफरेंस लेकिन माइनस। तो किसी एपी को रेसिप्रोकल फॉर्म में टर्म रिवर्स करके लिख देने से एपी एपी रहती है, लेकिन उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो नेगेटिव में करता है। तो अगर आप a में d ऐड करते हैं तो आपको a1 मिलेगा, अगर आप b में d माइनस करते हैं तो आपको a। आप उल्टे से आ सकते हैं, उल्टे लास्ट टर्म्स निकालने के लिए।
आप सीधे से आ सकते हैं फर्स्ट। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि जितना समेशन ए और बी का होगा उतना ही A1 और AN का भी। ये बात आप जानते हैं कि एपी एक सीक्वेंस होता है जिसमें फर्स्ट लास्ट का सम, सेकंड लास्ट और फर्स्ट से सेकंड का सम सेम होता है, थर्ड टर्म और लास्ट से थर्ड टर्म का सम सेम होता है, तो एक ही वैल्यू। ये एपी का फीचर होता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं 1 + 5 6 है, 2 + 4 भी 6 है, और मिडिल टर्म अगर सिंगल बचा है तो उसका डबल करनी 6 है, ठीक है। तो ये है आपका मीन इंसर्शन। तो यहाँ पर हमने पढ़ा अरिथमेटिक मीन, उसका nth टर्म, सम का फॉर्मूला, और इसके अलावा हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज क्या क्या है, एपी कौन कौन से फीचर फॉलो करता है, एपी में क्या क्या चेंजेस करने पर एपी बनी रहती है। अच्छा, एपी में मल्टीप्लाई, डिवाइड या सम माइनस करने से या दो एपी को जोड़ने से कब कब फर्स्ट टर्म बदलता है, कब कब कॉमन डिफरेंस बदलता है, हर चीज पर पॉइंट आउट करिएगा। कभी अगर कोई ऐसा सवाल एग्जाम पूछता है जिसमें टर्म्स के सम की जानकारी पर सवाल पूछा गया हो, तो आपको 3 टर्म हमेशा a - d, a और a + d मानने चाहिए। 5 टर्म हो तो a - 2d, a - d, a + d, a + 2d मानने चाहिए। 4 हो तो a - 3d, a - d, a + d और a। ऐसा करने से एक वेरिएबल बहुत इजीली, तो ये अपनी सुविधा के लिए किया जाता है। हालांकि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर कोई बच्चा गलती से a + d, a + 2d मान लेता तो भी वो सवाल को सॉल्व कर लेगा। लेकिन अगर वो a - d, a और a + d लेके करेगा तो ज्यादा इजीली कर। हेलो डियर सूरत और प्रतीक। चलिए, तो ये आपका एपी में एपी के फीचर हो गए। इसके अलावा ये मीन इंसर्शन का टॉपिक मैंने पढ़ाया। अगले टॉपिक की तरफ आ रहा हूं, अभी रुकने का टाइम नहीं है। अगला टॉपिक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पहले आना चाहिए उस पर थोड़ा सा बात करेंगे, वो है हार्मोनिक प्रोग्रेशन एंड इंसर्शन ऑफ मीन्स इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब ये क्या है, गौर करिए। एक एपी से स्टार्ट करता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक एपी है जिसके टर्म है a + d, a + 2d, a + 3d और इसी तरह के और टर्म, ठीक है ना। तो एचपी किसको बोलते हैं पहले ये समझ लीजिए। हार्मोनिक प्रोग्रेशन एक ऐसा प्रोग्रेशन है जिसे एपी के टर्म्स को रेसिप्रोकल करके बनता है। सबसे पहले ये माइंड मेकअप करने की जरूरत है कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो होता है वो एपी का ही रेसिप्रोकल प्रोग्रेशन, अपने आप में इंडिपेंडेंट प्रोग्रेशन नहीं है, ठीक है ना। चलिए सूरत, आपको अच्छे से समझ में आ रहा तो ये बड़ी खुशी की बात है भाई। कोशिश यही है कि आप लोगों को समझ में आए। तो एपी a + d, a + 2d, a + 3d है। अब एचपी जब बनेगा तो वो क्या बनेगा, 1/a, 1/a + d, 1/a + 2d और 1/a + 3d। ये आपका एचपी हो गया, है ना। यानी एपी के टर्म को रेसिप्रोकल कर दो, एचपी बन जाएगा। एचपी पर डायरेक्ट देखिए कम सवाल आता है क्योंकि एचपी का डायरेक्ट जिक्र सिलेबस में नहीं होता है, बट ये बात पता होनी चाहिए क्योंकि कभी अगर किसी क्वेश्चन के बीच में एचपी वर्ड यूज कर लिया तो फिर वहां आप ये क्लेम नहीं कर पाएंगे कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि एपी का ही रेसिप्रोकल करके अगर एचपी बनता है तो एचपी इनडायरेक्टली एपी के ही अंदर का सब टॉपिक हो गया ना। तो बस ये समझ लीजिए कि एचपी कोई पर्टिकुलर प्रोग्रेशन नहीं है जिसके अपने पर्सनल फीचर, एपी के अपने कोई फीचर नहीं हो, बस एपी के टर्म को रेसिप्रोकल करने से ये सीक्वेंस बन। इसीलिए इसमें बहुत सारे फॉर्मूले भी नहीं, जो हम कर सकते हैं एचपी में वो क्या कर सकते हैं, गौर करिए। अब मान लीजिए सबसे पहला केस उठाता हूं, ये एचपी जो आपके सामने लिखा है, माना आपने कहा सर इसका nth टर्म निकाल सकते हैं क्या, nth टर्म। तो सिंपल से समझिएगा, अगर मुझसे इस एचपी का nth टर्म मांगा जाता है तो डेफिनेटली मैं इस एचपी का nth टर्म निकालने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं इसके ऊपर जो एपी लिखी है उसका nth टर्म निकाल करूंगा, यानी डिपेंडेंट हो गया। अब एपी का nth टर्म क्या होता है, देखिए tn बराबर a + n - 1 × d, ये आ गया एपी का nth टर्म ऑफ एपी। तो अगर करस्पॉन्डिंगली मुझे एचपी का nth टर्म एग्जाम में पूछा गया तो मैं इसको पलटा के लिख दूंगा। सो nth टर्म ऑफ एचपी tn डैश इक्वल टू 1/a + n - दैट इज फॉर एचपी। तो एचपी का अपना पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला, कोई सेट नहीं है, बस एपी के पास जो जो फॉर्मूले हैं उन्हीं फॉर्मूलों की मदद से ये भी आए, ठीक है ना, ठीक है। तो ये बन गया आपका tn डैश बराबर 1/a + n - 1 × d। तो ये एचपी का nth टर्म हो गया। दूसरी बात सुने, जैसे एपी में आप n टर्म का सम निकाल पाते हैं, एचपी में नहीं निकाल पाएंगे। ऐसा मत सोच लीजिए, कई बच्चे क्लास में पढ़ाते वक्त भी मुझसे कहते सर जैसे एपी के टर्म का सम निकाला उसी फॉर्मूले को रेसिप्रोकल करके लिख देते तो एचपी का सम, ऐसा नहीं। ये बात बिल्कुल समझे। nth टर्म को आप ऐसा करके निकाल सकते हैं क्योंकि जब आप nth टर्म निकालते हैं तो हर टर्म इंडिपेंडेंट टू ऑल अदर टर्म्स होता है, लेकिन सम में आप ऐसा नहीं कर सकते। इस बात का एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे एक एपी है जिसके 3 टर्म है 1 2, अब करस्पॉन्डिंग एचपी क्या होगी, 1 का उल्टा 1, 2 का 1/2, 3 का 1/3।
अब साहब जब आपने कहा मुझसे सम ऑफ एपी निकालिए, वो 6 आ गया, तो ऐसा थोड़े ना बोलोगे कि सम ऑफ एचपी 1/6 आ गया। ये कितना बड़ा गलत स्टेप होगा, क्योंकि जिस एचपी का पहला टर्म ही 1 है और जिसके पास 2 टर्म और हैं, उनको जोड़ के इतना छोटा नंबर कैसे आ सकता है 1/6? अरे पहला ही टर्म 1 है यार, तो 1/6 कैसे आ सकता? तो क्लियरली समझे कि ऐसा नहीं होता है कि आप एपी का समेशन निकाल के उसका रेसिप्रोकल करके एचपी के समेशन तक पहुंचे। तो एचपी में हम केवल एक सीक्वेंस का nth टर्म ही बस निकाल सकते हैं, एचपी का समेशन नहीं, ठीक है ना। तो एचपी में हमारे पास एक ही टॉपिक है, nth टर्म निकाल। एक दूसरा टॉपिक मैंने इसके साथ लिखा है, वो इसीलिए क्योंकि ये टर्म से ही रिलेटेड है, इंसर्शन ऑफ मीन। ये क्या है, एक बार मैं आपको ये समझा देता हूँ, एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। इंसर्शन ऑफ मीन क्या है देख लीजिए। इंसर्शन ऑफ मीन एक एग्जाम्पल में समझ लीजिए। मान लीजिए ए और बी 2 नंबर हैं और आपसे कहा इनके बीच में आप एन हार्मोनिक मीन इंसर्ट, ठीक है। आपने भी बात सुनी और मान लिया कि माना हमने इंसर्ट कर दिए H1 H2 H3 एंड डैश 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 Hn, ठीक है ना। आपने भी हार्मोनिक मीन इंसर्ट कर दिया। अब अगर वाकई आपने एन हार्मोनिक मीन इंसर्ट कर दिए हैं तो भैया ये टोटल जो n+2 टर्म्स है इनको एचपी में होना चाहिए, n+2 टर्म्स इन एचपी। और बिल्कुल क्लियर सी बात है बच्चों, अगर ये एचपी है तो इसके रेसिप्रोकल से ये जो सीक्वेंस बनेगा ये एपी होना चाहिए। अब आप पूछेंगे सर रेसिप्रोकल क्यों किया? क्योंकि बेटा मैं जानता हूं एचपी का अपना कोई फीचर नहीं है, मुझे एपी की शरण में ही जाना पड़ेगा सवाल को आगे बढ़ाने के लिए। अब मैंने इसको पलटा के एपी बनाने से फायदा क्या हुआ कि अगर ये एपी है तो फिर इसमें एपी वाले रूल लग जाए, एपी वाले रूल इसमें लग जाएंगे। तो इसका जो n+2th नंबर का टर्म है वो आप देख रहे हो, वो है 1/b, और इसका जो फर्स्ट टर्म है वो भी आप देख रहे हो 1/a है, और इसमें टोटल टर्म है n+2। तो अब फॉर्मूला लगा देते हैं, tn+2 बराबर फर्स्ट टर्म प्लस टोटल टर्म माइनस 1 इंटू वैल्यू लगाइए जरा। tn+2 की वैल्यू हो जाएगी 1/b, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1/a, n की जगह टोटल टर्म n+2 माइनस 1, d हमको निकाल। तो अब बड़े आराम से इसको सॉल्व करके हम d निकाल। हालांकि एचपी के कैलकुलेशन थोड़ा सा टेढ़े होते हैं, लेकिन जो भी है ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व तो हो ही जाएगा ए बी, और ये n+1 को डिनोट। तो कुछ भी करके हमने निकाला, लेकिन देखिए हमने d का वैल्यू पता लगा। अब d का वैल्यू इतना आ गया, बल्कि एक काम करिए, d का वैल्यू हमने इतना निकाल लिया तो अब सिंपली d को ऐड करके हम 1/a की मदद से 1/h1 निकालेंगे। अब h1 h2 निकलेंगे कैसे वो सुनिए, d आ गया, यानी जो पलटा के AP बनी थी इसका कॉमन डिफरेंस पता। और अगर इसका कॉमन डिफरेंस पता लग गया बच्चों तो फिर सिंपल सी बात है, जो पहला टर्म 1/a है अगर मैं उसमें d ऐड कर दूं तो इसको दूसरे टर्म में कॉमन डिफरेंस वो वैल्यू होता है जिसको किसी टर्म में जोड़ने से अगला आ जाता है। तो 1/a में d जोड़ूंगा 1/h1 आ जाना चाहिए। अब बस d की वैल्यू आप लोग इसमें लगाइए और 1/h1 निकालिए, फिर पलटा के h1 निकालिए। फिर क्या करेंगे, फिर जब 1/h1 आ जाएगा या 1/a में ही कह लीजिए, जब आप 2d जोड़ेंगे तो 1/h2 आ जाएगा। आपको पता है कि पहले टर्म में जो 1/a है अगर उसमें d जोड़ेंगे तो दूसरा आएगा, 2d जोड़ेंगे तो तीसरा, 3d जोड़ेंगे तो चौथा। तो वैसे लगातार 3d 4d ऐड कर करके सारे टर्म निकाल लीजिए। जब 1/h1 आ जाए तो उसका रेसिप्रोकल करके h1 निकाल लीजिए, 1/h2 आ जाए तो रेसिप्रोकल करके h2 निकाल लीजिए। तो ये अभी मैं वर्डिंग्स में बता रहा हूँ, थ्योरी में बता, इसलिए थोड़ा ड्रास्टिक लग रहा है। अगर ये सवाल एक न्यूमेरिकल बन के आपके सामने आएगा तो यकीन मानिए ये डिफिकल्ट नहीं लग। एक एग्जांपल मैं दे देता हूं, अगर आप लोग चाहें तो एक एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए 2 नंबर है 1 और 2, और आपसे कहा इसके बीच में 2 हार्मोनिक मीन इंसर्ट कीजिए। कम इसलिए ले रहा हूं ताकि जल्दी से आप समझ। कई बार क्या होता है एग्जांपल थोड़ा सा सिंपल रखो तो थीम गहरी जाती है दिमाग में। मान लीजिए 1 और 2 के बीच में 2 हार्मोनिक मीन डालने हैं, तो भैया माना H1 H2 वो 2 हार्मोनिक मीन है। अब बन गई HP, पलटा दीजिए, एचपी से कुछ होने वाला है नहीं, पलटा दीजिए सब टर्म्स। ये चारों पलट के ऐसे बन गए। अब ये बन गई एपी, कुल टर्म है 4, चौथे नंबर पे हाफ बैठा है, पहले नंबर पे 1 बैठ। तो अब अगर इसका फोर्थ टर्म है हाफ तो फॉर्मूला लगाइए। हम जानते हैं एपी का फोर्थ टर्म बराबर होता है फर्स्ट टर्म प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। T4 का वैल्यू हाफ दिया है, ए का वैल्यू 1 दिया है, 4 माइनस 1 3 होता है। और अब बहुत तेजी से माइनस हाफ बराबर 3D, और डी का वैल्यू आ गया आपका -1/6, ठीक है ना। अब डी का वैल्यू पता लगने के बाद की कहानी सुनिए। पहला टर्म है 1, उसमें d ऐड कर दिया तो दूसरा यानी 1/h1 बन जाए। तो कितना बन जाएगा 1/h1, 1 प्लस d 1 माइनस 1/6 इट इज 5, यानी 1/h1 आ गया 5/6, और इसका मतलब h1 बराबर आ गया 6 बाय, पहला फल प्राप्त हुआ, है ना। अब ऐसे ही देखिए 1 में एक बार 2d जोड़िए, चलिए डायरेक्ट 1/h2 आ जाना चाहिए ये वाला। या यहाँ पर मैंने एक टेक्निक और बताई थी कि जैसे आपने 1 में d जोड़ के 1 में d ऐड करके 1/h1 तक पहुंचे, आप लास्ट वाले टर्म में d माइनस करके भी 1/h2 तक पहुंच सकते हैं। तो आइए आज उल्टा वाला टेक्निक यूज करते हैं, हाफ में d माइनस कर देते हैं तो 1/h2। ये बात हमेशा याद रखें कि जैसे आप एक एपी में आगे से
ऐसे बढ़ सकते हैं लेफ्ट से राइट की ओर, वैसे ही राइट से लेफ्ट की ओर भी बढ़। बस अंतर इतना है, जब आप 1 की मदद से अगला टर्म निकालेंगे तो डी ऐड करेंगे, और जब आप लास्ट टर्म की मदद से पिछला निकालेंगे तो डी को सब उल्टा चलने के लिए कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने दीजिए मुझे, तो ये आपको मिल जाएगा 1/2 माइनस डी, और डी की वैल्यू लगा लेता हूँ ना। डी की वैल्यू कितनी है बताएं? डी की वैल्यू आ चुकी थी -1/6, तो ये हो गया हाफ माइनस -1/6 तो +1, तो ये आ गया आपका 4/6, और इसको पलटा के H2 बराबर आ गया 6/4 यानी 3/2 या। तो अगर आप चाहते हैं दो टर्म HP बनाने के लिए इंसर्ट करना, तो वो दो टर्म ये दोनों होंगे, यानी 1 और 2 के बीच में अगर दो टर्म इंसर्ट करा के HP बनाना है तो वो टर्म कौन कौन होंगे सुनिए। वो टर्म होंगे आपके 6/5 और दूसरा होगा 3, 6/5 और 3। अब इनको यहाँ पर पुट करके अपना सॉल्व कर, तो डी का वैल्यू -1/6 है। अब जो AP बनी है वो किस तरीके की बनी? 1/2 और इनके बीच में जो टर्म आ रहे हैं, एक बार AP क्या बनी जरा उसके दर्शन भी कर लीजिए। पहला टर्म 1 तो था ही, दूसरा 1/H1 तो पलटा के आया 5/6, अगला आया 3/2 पलटा के 2/3, देखते जाइए, और लास्ट है हाफ, ये AP। और चेक भी कर लीजिए आप, ये AP है। क्यों AP है इसको समझे, क्योंकि ये 1 को मैं 6/6 लिख सकता हूँ, ये 5/6 है, इसको मैं 4/6 लिख सकता हूँ, इसको तो 6/6, 5/6, 4/6 है ना AP। तो ये AP है, इसका मतलब वाकई जो टर्म हमने इंसर्ट की है वो सही है, क्योंकि उनको पलटाते ये जो सीक्वेंस बन रहा है ये AP बन पा रहा है। तो HP की चेकिंग भी AP से। HP अपने आप में डायरेक्टली कुछ नहीं है, वो AP का सबऑर्डिनेट टॉप, ठीक है ना। तो इस तरह से हम HP में मीन्स इंसर्ट करेंगे। दो ही टॉपिक HP में समझने चाहिए बच्चों को, क्योंकि वही एक वैलिड केस बनाते हैं। एडिशन का केस तो HP में बनेगा नहीं। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हमें सीखना पड़ता है इसका nth टर्म AP की मदद से, और इसमें टर्म का इंसर्शन। वो एक बात और बता देता हूं, अगर HP में मीन निकालने का कंसेप्ट उठे, मीन निकालने की बात कही जाए, तो कैसे निकालेंगे हार्मोनिक मीन, वो भी सुन लीजिए। मान लीजिए हमें दो टर्म A और B दिए हैं, हमें कहा है इसके बीच में एक टर्म इंसर्ट कीजिए ताकि ये तीनों HP बना। मान लीजिए हमने H इंसर्ट कर, अगर H इस तरह की वैल्यू दे रहा है कि तीनों मिलके HP बना देना, ऐसे H को हार्मोनिक मीन कहते हैं, ठीक है। अब अगर ये HP है तो इसके रेसिप्रोकल से ये जो बनेगी ये AP होगी, ठीक है। अब अगर ये AP होगी तो इसके फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड करके इनका एवरेज निकालने से बीच वाला टर्म आना चाहिए भाई, ये तो रूल है। और अगर इसको सॉल्व कर ले तो ये बन जाएगा आपका A + B अपॉन 2AB इक्वल टू 1/, और पलटाने के बाद H का फाइनल वैल्यू आ जाएगा 2AB अपॉन A + B। इसे भी याद करें, ये याद करने वाला टॉपिक है। दो टर्म A और B का हार्मोनिक मीन होता है 2AB अपॉन A। दो टर्म A और B अगर है तो उनके बीच में जो हार्मोनिक मीन बनेगा वो होगा 2AB अपॉन A। बिल्कुल बेटे, एक्चुअल में क्या है ना, ये जो प्रोसेस चल रही है सूरत, ये 1 डे प्रोसेस नहीं है बेटे, थोड़ा टाइम लगेगा इसके कंप्लीटेशन में मुझे, है ना। इसीलिए मैं इस मेंस के एग्जाम को लेकर के इस चीज को डेविएट नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअल में ये मैंने सेट थ्योरी से पढ़ाना शुरू किया था। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पूरे 32 चैप्टर की लिस्ट डाली हुई है, 1 बाय 1 सारे टॉपिक के नाम लिखे हुए, मैं किस ऑर्डर में पढ़ा, ऑर्डर भी ऐसे सेट किए हुए कि एक टॉपिक पढ़ने के बाद ही उससे रिलेटेड दूसरा टॉपिक आए। ऑर्डर बिल्कुल ऐसे बना रखा है। उसमें कुछ टॉपिक 11th के रखे हैं, फिर बीच में कुछ 12th के रखे हैं। तो जो आप मेंस के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, बस ये मेरा थ्योरी का पेज है, ये हम लेवल 2 पे है, लेवलिंग करके लेवल 2 पे जब हम थ्योरी पढ़ते हैं ये लेवल 2 है। इसके बाद लेवल 3 में मैं थोड़ा एक बार बताऊंगा पूरी थ्योरी का क्विक रिवीजन। लेवल 4 में एक फॉर्मूला मैप दूंगा। लेवल 5 पे हम एग्जाम्पलर करते हैं। लेवल 6 में फिर जाके हम लोग मेंस की प्रॉब्लम। तो हम हर चैप्टर में ऐसा ही करते हैं, आप पिछली लाइव क्लासेस में भी देख सकते हैं। और क्लास का टाइटल भी मैं बिल्कुल इस हिसाब से रखता हूँ ताकि दिक्कत ना हो आप लोगों को, है ना। जब आप वीडियो का टाइटल पढ़ेंगे तो जो लेसन्स मैंने केवल एनसीईआरटी बेस्ड बनाए हैं उनमें साफ लिखा हुआ है एनसीईआरटी, जो जेई पे बेस्ड बनाए हैं उनमें जेई लिखा हुआ है, ताकि किसी बच्चे को उसका टॉपिक ढूंढने में आसानी, है ना, किसी बच्चे को उसका टॉपिक ढूंढने में आसानी हो। जैसे जितने लाइव क्लास 40 लाइव क्लास बन चुकी है, आप उसको देखिए, उसमें जो बच्चे मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो वही वाला उठाएं जो जेई मेंस पर बेस्ड। जो एनसीईआरटी केवल 11th के स्कूल की तैयारी करते हैं उनके टॉपिक में साफ साफ लिखा हुआ है। तो टाइटल को इस हिसाब से डाला हुआ है कि वो आपको गाइड कर सके, है ना, आपको अपना अप्रोप्रिएट वीडियो मिल सके। तो हर चैप्टर में मेंस का एक प्रोफाइल आता है लास्ट में, बाकी वो बहुत लंबा चलता है क्योंकि मेंस के बहुत सारे सवाल हम डिस्कस करते हैं। सबसे ज्यादा मेंस के ही क्वेश्चन डिस्कस होते हैं। एनसीईआरटी के तो कम क्वेश्चन से ही डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है। तो बस आने ही वाला है, 2-3 क्लास के बाद मेंस के क्वेश्चन पे ही डिस्कशन होगा इस टॉपिक। उमेश भाई सर मेरा 11th अच्छा नहीं जा रहा है, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है भाई? जी सर मैं क्या करूं मतलब पढ़िए और क्या करेंगे। अगर आपने अभी तक कुछ प्रिपेयर नहीं किया तो आप एक काम करिए, जिस ऑर्डर में मैं बना रहा हूँ, आप अगर केवल 11th के लिए देखते हैं तो आप एक काम करिए, सेट थ्योरी से मैंने शुरू किया है और ज्यादातर टॉपिक 11th के ही कराए हैं। आप एक एक वीडियो करके उसको देखिए और एक आइडिया डेवलप कीजिए, और जब पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी की किताब साथ में रख के बैठिए और मुझे भी फिर रिव्यू दीजिए कि आप जब
उनको देखते हैं तो आपको आइडिया लग पाता है कि नहीं लग पाता है ना। वीडियो के कमेंट में वीडियो खत्म होने के बाद भी आप मैसेज दे सकते हैं, आप बताइए मुझे कि कहाँ पर फंस रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है, तब मैं रहता हूँ। लेकिन पढ़ना ही पहला सोल्यूशन है। पहले एक बार देख लीजिए, अगर समझ में आ जाता है तो फिर ये मेरे लिए भी बहुत अच्छा है, मुझे भी खुशी मिलेगी कि किसी को समझ में आया, है ना। सर फिजिक्स का लाइव एनसीईआरटी क्लास कब है? बेटे फिजिक्स अभी, क्योंकि मैथ्स चला रहा हूँ इसलिए फिजिक्स को रोका हुआ है। मैथ्स एक बार पूरा कर बिना रुकूंगा नहीं, वो क्या ना अधूरा छूट जाता है। इस बार मैथ्स को पूरे 32 चैप्टर तक निपटाऊंगा। टारगेट अप्रैल को बना रखा है, थोड़ा डिले भी हुआ तो क्लासेस ज्यादा बढ़ा के निपटा दूंगा। अप्रैल तक इसको खत्म करने का प्लान है, क्योंकि अब जो कोचिंग में ऑफलाइन पढ़ाते हैं वहाँ सिलेबस सब कंप्लीट हो चुका है, तो थोड़ा टाइम बचेगा तो क्लासेस की संख्या बढ़ा देंगे। एक दिन में 2-2 वीडियो बनाना शुरू कर देंगे, और इसको कोशिश है कि अप्रैल वाले मेंस के राउंड से पहले सब पूरा हो, ठीक है ना। उसके बाद फिर फिजिक्स, एक बार मैथ्स कंप्लीट हो जाए फिर फिजिक्स में जाएंगे। तभी फिजिक्स में ज्यादा टाइम लगे, फिजिक्स क्योंकि फिर मैं बहुत आराम से पढ़ाने पसंद करता हूँ, तो फिजिक्स में मुझे ज्यादा टाइम, इसलिए मैंने यहाँ हाफ ईयर से स्टार्ट कर लिया मैथ्स का काम। मेरा टारगेट है कि अगले साल शुरुआत में जब अप्रैल मई से शुरू करूँ तो फिर बिल्कुल फिजिक्स के पहले चैप्टर से स्टार्ट, ऐसा ही पूरा 11th-12th का पूरा बिल्कुल डिटेल में बता। देखिए ऑनलाइन ऑफलाइन का डिफरेंस नहीं है, एक्चुअल में क्या है, जो आप पढ़ते हैं पहली बात यह है कि आपको समझ में आना चाहिए, जो आप पढ़ रहे हैं वो समझ में आना। अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो उनकी बात आपको समझ में आ रही है तो फिर वो ऑफलाइन ऑनलाइन वाली बाउंडेशन नहीं। जैसे हम लोग ऑफलाइन कोचिंग में भी जब पढ़ाते हैं तो हम अपने टैब में ही पढ़ाते हैं, कई क्लासेस दोनों मोड में पढ़ाते हैं। जो थ्योरी पढ़ाते हैं टैब में पढ़ाते हैं, और सामने हर क्लासरूम में बड़ा बड़ा स्क्रीन लगा हुआ, उसमें डिस्प्ले होता है तो बच्चे देखते हैं। फिर एक वीक जब कंप्लीट हो जाता है तो दूसरे वीक में फिर हम बोर्ड में रिहर्सल कराते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं। तो ऑनलाइन ऑफलाइन का कंसर्न नहीं है, कंसर्न है समझ में आने और ना। अब आप लोगों से जैसे इंटरेक्ट करना चैटिंग तो थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है, नहीं तो मैं आपको तभी बोलता हूँ कमेंट बॉक्स में आप भेजते, जैसे अभी देखिए मैं आपके सवालों के जवाब दे रहा हूँ तो ये क्लास स्टक होगी ना। तो इतनी बातें अगर आप मुझसे कमेंट बॉक्स में वहां भी पूछेंगे, मैं आपके हर किसी के कमेंट पढ़ के उसको आंसर दूं। ये सब बातें आप मुझसे इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद ना कमेंट में भी पूछ लिया, वहां पर मैं फ्री हूँ, तो बिना क्लास डिस्टर्ब हुए आपको बता। मैं कोशिश करता हूँ हर किसी के सवाल को जवाब दूं और सबके साथ कनेक्ट, ठीक है ना। 2025 के लिए आया 11th का बैकलॉग है, क्या करूं। 11th का तो अभी यही शुरू कर बेटे, अभी 7वीं कर, फिर 11th के पहले लाइव क्लास से शुरू कर सेट थ्योरी से, है ना। और कमेंट कर करके बता कि क्या दिक्कत आ रही है या मेरे पढ़ाने में कहां पर कमी रह रही है। ऑफलाइन वाले बच्चे तो मेरा पढ़ाया आराम से समझ जाते हैं, ऑनलाइन में मैं कम ही इंटरेक्ट करता हूं। लेकिन अब इस बार मैथ्स को कंप्लीट ही करूंगा, इस बार पूरा फाइनली तक पढ़ा। जो दिक्कत आती है आप लोग मेरी आलोचना जो कर सकते हैं वो करिए, चैट में भेजिए मुझको कि क्या क्या कमियां मुझसे रह जा रही हैं, उनमें सुधार करने की कोशिश करूंगा। और ठीक है ना। तो चलिए अभी तो फिलहाल इसको आगे बढ़ाने दीजिए, ये टॉपिक आज मुझे पूरा करना ही है किसी भी हालत में, ताकि हम जल्दी से जल्दी इसके मेंस वाली लिस्ट तक पहुंचे। ठीक है, चलिए अभी मैं वापस आ रहा हूँ टॉपिक पे। तो ए और बी दो नंबर हैं, हमें इनका हार्मोनिक मीन निकालना है। मैंने एच मान लिया हार्मोनिक मीन को। अगर वाकई एच इनका हार्मोनिक मीन है तो ए एच बी तीनों एचपी बनाएंगे। अगर ये एचपी बनाएंगे तो इनके रेसिप्रोकल एपी, और अगर ये एपी बना रहे हैं तो इन दोनों का जो एवरेज है वो बीच वाले के बराबर आ जाएगा। और देन मैंने इसको सॉल्व किया, एच का वैल्यू आपके सामने है। एच का वैल्यू आ गया 2ab अपॉन ए, 2ab अपॉन ए, ठीक है ना। तो 2ab अपॉन ए प्लस बी, ये एच का वैल्यू आपका कंप्लीट आ गया। ये है हार्मोनिक। तो दो नंबर का हार्मोनिक मीन 2ab अपॉन ए प्लस बी होता है। इससे पहले हमने दो नंबर का अर्थमेटिक मीन सीखा था, a प्लस बी बाई 2। और ज्योमेट्रिकल मीन सबसे पहले पढ़ा था, क्योंकि वो तो 11th के सिलेबस में भी है, वो होता है रूट। ठीक है, तो इतनी सी इंफॉर्मेशन एचपी के बारे में पढ़नी है तो जरूर पढ़ना। देखिए थ्योरी मैथ्स में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस का ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, लेकिन थ्योरी को इग्नोर नहीं करना। थ्योरी में एनसीईआरटी के अंदर भी ऐसी बहुत सारी चटक लाइनें बता सकता हूँ आपको, जिसको पढ़ के आपको लगेगा 1 मिनट के लिए कि यार अगर इसको इग्नोर कर देते तो कुछ का मीनिंग कुछ हो जाए, ठीक है ना। उस पर भी बहुत जल्दी काम करने वाला हूँ। कुछ शॉर्ट क्लिप्स आप लोगों के लिए बनाऊंगा जिसमें एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने रखूंगा। तो अभी थोड़ा टाइम दीजिए मुझे, बस वो काम भी स्टार्ट करने वाला हूँ। अभी फिलहाल तो मैथ्स का टारगेट लेके लगातार आगे बढ़ रहा हूँ क्लास में। अगले टॉपिक पे आइए, चलिए ये तो एचपी पर जितना डिस्कशन था हो गया। अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एएम जीएम एचएम ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। ये क्या है समझिए। इस टॉपिक में मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन और हार्मोनिक मीन, ये तीनों की वैल्यूज, इनमें क्या प्रॉपर्टी, मतलब इनका इंटरलिंक क्या है। तो इंटरलिंक समझने के लिए सबसे पहले इसी पे आइए ना। दो नंबर ए और बी अगर हैं तो उनका अर्थमेटिक मीन होता है a प्लस बी बाई पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो दो पॉजिटिव रियल नंबर मैंने a और b मान लिए, उनका अर्थमेटिक मीन होगा a प्लस बी बाई 2। इनका ज्योमेट्रिकल मीन होगा रूट ए बी, और इनका हार्मोनिक मीन होगा, अब भी निकाला 1 मिनट पहले, 2ab बट्टे a। तो एक रिजल्ट तो क्विकली देख लीजिए यहाँ पर कि अगर मैं अर्थमेटिक मीन को और हार्मोनिक मीन को मल्टीप्लाई कर दूं भैया, तो ये a प्लस बी बाई 2 और ये 2ab बाई a प्लस बी होता है। क्या बना देखिए, ये बन गया ab, ठीक है।
और अगर मैं ज्योमेट्रिकल मीन का स्क्वायर कर दूं तो वो भी ए बी बन है ना। ज्योमेट्रिकल मीन का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो गौर करिए ये भी रूट ए बी का स्क्वायर यानी ए बी बन। क्या प्रूफ हो गया कि अर्थमेटिक मीन को अगर हार्मोनिक मीन से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ज्योमेट्रिकल मीन का होल स्क्वायर आ जाए। एक रिजल्ट की तरह इसको याद, अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन, है ना। इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि एम जीएम और एचएम खुद एक जीपी बना। कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि दो नंबर ए और बी का अर्थमेटिक मीन निकाल के रख दीजिए, दूसरे नंबर पे ज्योमेट्रिकल मीन निकाल के रख दीजिए और तीसरे नंबर पे हार्मोनिक मीन, तो ये तीनों मिलके भी एक जीपी बनाते हैं, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बनते हैं, हमेशा जीपी में। एक तरीके से इस इक्वेशन को लिखना और सीख जाइए, एम अपॉन जीएम इक्वल टू जीएम अपॉन एचएम। इस फॉर्मेट में भी इसको याद करना पसंद करते हैं तो ऐसे याद कर लीजिए, अर्थमेटिक मीन अपॉन ज्योमेट्रिकल मीन इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन अपॉन। तो इस टॉपिक का मतलब यही है कि तीनों के इंटरकनेक्शन के बारे में चर्चा करना। ये जो टॉपिक है इसका मतलब कनेक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ एम जीएम एंड एचएम ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। ये पॉजिटिव रियल नंबर इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर आपने एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नंबर लिया तो कई कई केसेस में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट जस्टिफाई ही नहीं कर। खुद सोचे ना, 5 और -2 लेके आप जीएम को कैसे डिफाइन करेंगे, अंडर के अंदर 5 और -2, ये तो रियल ही नहीं रह जाएगा। इसलिए ये सारा डिस्कशन हम लोग पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए, ठीक। तो एक रिलेशन तो मैंने आपको ये बता दिया एम जीएम एचएम में। एक दूसरे रिलेशन पे चर्चा करते हैं, ये पहला रिलेशन। और दूसरा रिलेशन जो आपको बताना है उसको सुनिए। मान लीजिए एक सर्किल में समझिए, एक सर्किल में समझाता हूँ, एनालिटिकली एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ, एक बार देखते हैं आप लोग समझ पाते हैं कि नहीं। मान लीजिए एक सर्किल मैंने बनाया और इस सर्किल को बनाने के लिए मैंने एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन डायमीटर के रूप में बनाई। थोड़ा सा मेरी बात को समझना, इस थीम में आपको एक पुराने रूल की भी जरूरत पड़ेगी। पहले मैं वो रूल समझ, 9th स्टैंडर्ड में या 10th स्टैंडर्ड में, अब नए सिलेबस में पता नहीं है कि नहीं, सरकार लगातार सिलेबस को डाउन करती जा रही है, लेकिन जब हम लोग पढ़ते थे तो ये एक थ्योरम होता था कि अगर दो कॉर्ड किसी पॉइंट पी पर कट करते हैं, अगर किसी सर्किल में दो कॉर्ड किसी पॉइंट पी पर कट करते हैं तो पहले कॉर्ड के दोनों टुकड़े एपी और पीबी उतना ही प्रोडक्ट देते हैं जितना दूसरे कॉर्ड के दोनों टुकड़े सीपी और पी। पहले तो इस नियम को अपने दिमाग में उतार, फिर आपको समझाता हूँ एक खरी खरी सी बात एएम जीएम एचएम के बारे में, ठीक है। तो अगर मान लीजिए दो कॉर्ड मैंने एक सर्किल पे बनाए ए बी सी डी और पी पे उन्होंने कट किया, तो एपी और पीबी को मल्टीप्लाई करके उतना ही आता है जितना सीपी और डीपी को मल्टीप्लाई होता है, ठीक हो गया। ये नियम है। इस नियम को जानने के बाद एक दूसरा चित्र बना रहा हूं, उस पे आइए। ये तो आपको मैंने नियम बताया, इस थ्योरम को याद रखें, ठीक है ना। इस थ्योरम को जरूर याद रखें, सिंपल सा थ्योरम है, वैसे समझने में भी बहुत कठिन नहीं है। अगर कोई बच्चा सोचता है कि सर ये आया कैसे, तो कुछ नहीं करना, आज घर जाके इस लाइन और इस लाइन को मिला देना, फिर इन दोनों ट्रायंगल में सिमिलरिटी लगाने की कोशिश करना, आपको समझ में बहुत आसान है। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, अगर समझना ही चाहते तो एक पल के लिए बता देता हूँ। मैंने ये दोनों एडी और सीबी मिलाए, अब इस आर्क ने एक एंगल बनाया है यहाँ पर और एक एंगल बनाया है यहाँ पर। ये देखिए ये आर्क एक एंगल तो ऐसे बना रहा है, एक एंगल ऐसे। अब एक थ्योरम 9th में और पढ़ा था कि अगर कोई कॉमन आर्क एक सर्किल के बाउंड्री पर दो एंगल बनाता तो वो सेम होते हैं, तो मुझे अल्फा और अल्फा लिखने से आप नहीं रोक सकते, ये दोनों सेम हो गए। ऐसे ही अब यहाँ पर गौर करिए, ये जो है ये भी एक आर्क है एडी, या इसको मत लीजिए, कोई दूसरा ले लीजिए, इसको ले लीजिए, सी ए भी एक आर्क है। अब इस आर्क से एक एंगल बन रहा है यहाँ पर और एक एंगल बन रहा है यहाँ पर। तो भैया हमने रूल पढ़ा था 9th में कि किसी आर्क के द्वारा सर्किल के सरकमफ्रेंस पे सेम एंगल बनते हैं, कहीं पर भी बना लो। तो ये एंगल को अगर मैं बीटा बोलता हूँ तो भैया ये एंगल भी बीटा। अब आप एक बात बताइए यार, अगर ये पहले ट्रायंगल के एंगल अल्फा बीटा है, दूसरे के अल्फा बीटा, तो तीसरा एंगल भी तो मैच कर गया ना। वैसे भी ये वर्टिकली अपोजिट। इसका क्या मतलब हो गया कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, और दो ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो मेंटेन होता है। ये 9th स्टैंडर्ड का लेवल। तो अल्फा के सामने क्या है, अब देखिए अल्फा के सामने इस ट्रायंगल में क्या दिखाई दे रहा है आपको, पीडी, और इस ट्रायंगल में अल्फा के सामने क्या दिख रहा है, पीबी। तो पीडी अपॉन पीबी इक्वल टू, इस ट्रायंगल में बीटा के सामने आपको क्या दिख रहा है, एपी, और इस ट्रायंगल में बीटा के सामने क्या दिख रहा है, सीपी। तो एपी अपॉन सीपी। क्या किया मैंने, समझे, दो कॉर्ड बनाई और एडीसीबी मिला दिया, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दिया, और अब सीपी वो जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है उनका वाला कंसेप्ट लगा दे रहा हूँ, सीपीसीटी, जिसको आप खैर वो तो कॉन्ग्रुएंसी में करते हैं, लेकिन यहाँ सिमिलरिटी में भी एक कंसेप्ट होता है कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो मेंटेन, इक्वल तो नहीं कह सकते साइड को, लेकिन रेशियो मेंटेन रहता है। तो पीडी अपॉन पीबी बराबर एपी अपॉन सीपी आ गया। किन दो ट्रायंगल में आया, ट्रायंगल एपीडी और ट्रायंगल सीपीबी में, ठीक है ना।
इन ट्रायंगल दीज टू, ये दोनों बराबर होंगे, और अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो प्रूफ हो गया CPPD बराबर APPB। हैंस तो बड़े सिंपल ही आप इस थ्योरम को समझ सकते हैं, बहुत कठिन थ्योरम नहीं। अब इस थ्योरम को यहां पर मैं क्यों बता रहा हूं उस पे आइए जरा सा। APGPHP के रिलेशन की बात चल रही है, इस रिलेशन को समझाने के लिए एक टेक्निक लगाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप लोग ध्यान दें तो ये मैंने एक सर्किल बनाया, इसके डायमीटर के रूप में मैंने एक लाइन खींची। एक काम करो, इस लाइन के दो टुकड़े कर दो, एक टुकड़ा करो बड़ा, एक टुकड़ा करो छोटा, ठीक है। इस टुकड़ा जो रेड कलर का मैंने बनाया इसको मान लो A, और ये जो छोटका सा ब्लैक कलर का इसको B। एक A है एक B। अब ये पूरी डायमीटर कितनी हो गई भैया A प्लस। तो अगर डायमीटर हो गई है A प्लस B तो रेडियस कितनी हो गई, डायमीटर हो गई है A प्लस B तो रेडियस कितनी हो गई A प्लस B बाई 2। वेरी गुड, A प्लस B बाई 2, यानी रेडियस जो आएगी वो कहां तक आएगी, बीच में कहीं, ये होगा सेंटर पॉइंट। तो ये हो गई इसकी रेडियस A प्लस B बाई 2। खुद समझ लीजिए, अगर डायमीटर है A प्लस B तो रेडियस A प्लस B बाई 2 होगी। तो रेडियस अगर A प्लस B बाई 2 होगी तो ये जो नीली रंग की लाइन मैंने बनाई है इसकी लंबाई होगी A। एक बार फिर बता देता हूँ, ये रेड लाइन है A, ये ब्लैक लाइन है B। टोटल डायमीटर हो जाएगा A प्लस B, इसका आधा A प्लस B बाई 2। तो जो रेडियस होगा वो A प्लस B बाई 2, इसको मैंने सेंटर O मान, ठीक। A प्लस B बाई 2 देख लिया आपने। अब देखिए, अभी जो थ्योरम मैंने प्रूफ किया था जिसमें दो कॉर्ड आपस में इंटरसेक्ट करती, तो क्या प्रूफ हुआ था कि पहले कॉर्ड के दोनों टुकड़े APPB का प्रोडक्ट और दूसरे कॉर्ड के दोनों टुकड़े CPPD का प्रोडक्ट सेम होते हैं। आइए ना वो चीज भी अप्लाई करके देखते हैं। एक लाइन फिर खींचता हूँ, ध्यान दीजिए, इस बार लाइन रेड कलर की होगी और इतना ही नीचे को भी प्लॉट कर देता हूँ, ये देखिए। और अब जो मैं बोलने वाला हूँ उस पर ध्यान दीजिए। ये आपका पहला कॉर्ड है AB और ये दूसरा कॉर्ड है CD। सिमेट्री से आप ये बात समझते हैं कि अगर मैं इस पॉइंट को P बोलूं तो ये टुकड़ा अगर X है तो निचला हिस्सा भी X होगा, सिमेट्री के। और अब पिछला थ्योरम लगाने पर AP इंटू PB शुड बी इक्वल टू CPD, यही हमने प्रूव किया था। AP का वैल्यू A के बराबर लिया था हमने, देख लीजिए आज भी वो रेड लाइन बनी है, मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये A था और ये टुकड़ा B, तो लेफ्ट में तो मैं लिखूंगा A इंटू B और राइट में CPB X है, DPB X है, तो X स्क्वायर बराबर आ गया AB, X का वैल्यू आ गया √A। क्या समझ में आया आपको कि ये जो रेड लाइन मैंने खींची है बच्चों, इसकी वैल्यू √AB है। अब इससे ज्यादा क्या समझाऊं यार, समझने की कोशिश करो कि जो दो नंबर A और B का अर्थमेटिक मीन होता है वो अर्थमेटिक मीन इस सर्किल की रेडियस है ना, और जो ज्योमेट्रिकल मीन होता है वो ये लाइन PC है। अब आपको ये बताने की जरूरत है क्या कि कौन बड़ा है दोनों में से। आप साफ देख सकते हैं कि रेडियस ज्यादा एक सर्किल में रेडियस से छोटी ही होगी ना PC लाइन, क्योंकि आप जानते हैं रेडियस इस सर्किल में बनी हुई सबसे लंबी लाइन है। इसके बाद जितनी लाइन आप इसके बगल में बनाते जाएंगे वो इससे छोटी होती। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, क्योंकि इस चित्र को देख के ये बात कोई भी बता सकता है, ये जो रेडियस आपने खींची है OD, ये रेडियस बड़ी है PC से। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ OD इज ग्रेटर देन PC। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि OD जो है वो रेडियस और जो उसके बगल में PC लाइन बनी वो उससे छोटी है। आप समझ रहे हैं ना, छोटी है, छोटी होनी चाहिए, क्योंकि रेडियस के मुकाबले तो यहाँ पर अगल बगल बनी कोई भी लाइन छोटी ही होगी। तो अगर OD CP से बड़ा है तो ध्यान से देखिए OD का वैल्यू कितना लिखा है मैंने। OD का वैल्यू है A प्लस B बाई 2, ये बड़ा होगा PC से जो कि है √। तो ये मैंने एनालिटिकली आपको समझाने की कोशिश की कि अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिकल मीन से बड़ा। ये प्रूफ हो गया कि अर्थमेटिक मीन की वैल्यू हमेशा ज्योमेट्रिकल मीन से बड़ी होती है। और ये बात हमको कैसे पता लग गई, इस ज्योमेट्री से पता लग गई। हालांकि देखिए करने के 50 तरीके हैं। आप ऐसा भी कर सकते थे कि आप शुरुआत ऐसे करते, √A माइनस √B होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि अगर B और A सेम हो गए तो ये इक्वल टू 0 भी आ सकता है, लेकिन अगर B और A डिफरेंट है तो किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता। तो √A माइनस √B का होल स्क्वायर 0 से बड़ा होगा, हम जानते हैं। अब अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो ये बन जाएगा √A का स्क्वायर प्लस √B का स्क्वायर माइनस 2 √A √B इज ग्रेटर देन 0, और ये बन जाएगा A प्लस B इज ग्रेटर देन 2 √AB। 2 को नीचे भेज दो तो A प्लस B बाई 2 इज ग्रेटर देन √AB। कई बार बच्चे पूछते कि सर √A √B अलग अलग थे, आपने दोनों को एक ही रूट के अंदर कर दिया। हाँ मैंने कर दिया, क्योंकि एक रूल होता है कि अगर आपके दो नंबर पॉजिटिव हैं दोनों और अंडर के अंदर है तो उनको एक रूट के अंदर कन्वर्ट किया है, ठीक है ना। दो नंबर अगर पॉजिटिव है, याद रखिए अगर दो पॉजिटिव नंबर अंडर के अंदर है और अलग अलग रूट में है तो उनको एक रूट में मिलाया जाए। अगर एक नंबर पॉजिटिव एक नेगेटिव है और अलग अलग रूट में है तो भी उनको मिलाया जा सकता है, लेकिन दो नंबर अगर नेगेटिव है और रूट के अंदर फंसे हैं उनको कभी मत। वो क्यों नहीं मिलाएंगे, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर डिटेल में पढ़ेंगे तब वहां पर डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल ये प्रूफ हो गया। इस तरीके से भी देखिए प्रूफ हो गया कि A प्लस B बाई 2 इससे बड़ा होता है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको अपने दिमाग पे जोर डाल के इस कंसेप्ट को सर्किल पे समझ, जब आप एनालिटिकल चीजें समझती हैं तो इससे आइडिया, ऐसी चीजें समझने से आपका माइंड ज्यादा एक्सपेंड होता है, आप समझ पाते हैं चीजों को डिटेल। इस मेथड में आप ये सीख पाते हैं कि यार ज्योमेट्रिकली वाकई ये बात बिल्कुल ट्रू है
कि अर्थमेटिक मीन बड़ा होता है ज्योमेट्रिकल। ये बात इस चित्र के आधार पर हम समझ कर रहे थे, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिकल मीन से बड़ा होता है, ये प्रूफ हो गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ। और अभी थोड़ी देर पहले हमने एक नियम लिखा था ऊपर, इसको मैं फिर यूज करना चाहूंगा, इस वाले लॉ को। am अपॉन gm बराबर gm अपॉन hm, am अपॉन gm बराबर gm अपॉन hm। तो बच्चों अगर ये बात सच है और हमने प्रूफ कर दिया है कि am gm से बड़ा है, तो अगर am gm से बड़ा है तो ये भी ऑटोमेटिकली सिद्ध हो गया कि gm भी hm से बड़ा, क्योंकि अगर लेफ्ट साइड न्यूमरेटर बड़ा है तो राइट साइड भी न्यूमरेटर बड़ा। तो मैं ओवरऑल रिजल्ट को कैसे लिखूंगा कि am gm से बड़ा होता है या बराबर भी हो सकता है, और gm hm से बड़ा हो बराबर भी। am बड़ा या बराबर होता है gm से, और gm बड़ा या बराबर hm। ये बराबर का साइन तब लगता है जब सारी वैल्यू सेम। यानी मैं क्या बोलना चाहता हूँ समझिए, अगर दो नंबर a और b हैं और a इज नॉट इक्वल टू b, ये दिया हुआ है, तो आप सीधे सीधे बोलिएगा am बड़ा है gm से, gm बड़ा है hm। लेकिन मेरे बच्चों अगर किसी ने कह दिया a इज इक्वल टू, तो यकीन मानिए अगर आप a और b को इक्वल कर देंगे तो उनका अर्थमेटिक मीन भी a आएगा, उनका ज्योमेट्रिकल मीन भी a आएगा, और उनका हार्मोनिक मीन भी a आएगा। किसी को भी सॉल्व करके देख लीजिए, सेम नंबर्स के लिए क्या अर्थमेटिक मीन, क्या ज्योमेट्रिकल मीन क्या है। तो इक्वल साइन हम इसी संदेह की वजह से, कई बार बच्चा पूछता है कि सर ये इक्वल क्यों लग रहा है, तो इक्वल केवल इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी मुझे पता नहीं है कि जिन नंबर के बीच में मैं इस नियम को ऑपरेट कर रहा हूँ वो इक्वल है या नहीं। अगर आप मुझे श्योर कर दें कि वो इक्वल नहीं है तो मैं अभी इक्वल साइन हटा दूंगा, नहीं लगाऊंगा। लेकिन इक्वल साइन लगाना पड़ेगा अगर आप ए और बी के बारे में ज्यादा जानते नहीं। अगर आपको नहीं पता है कि ए और बी क्या है तो आप, ठीक है। तो ये आपका रूल हो गया। एम जी एम एच एम रिलेशन के बारे में हमने चर्चा की। अगला टॉपिक बहुत बड़ा है, सिग्मा ऑपरेटर। चलिए कल की क्लास में बताता हूँ, अभी थोड़ा सा थ्योरी और बची है। कल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हमारी चर्चा होने वाली है, ठीक है ना। सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिग्मा समेशन का जो नोटेशन है उसके क्या क्या एस्पेक्ट हैं, और जब डबल सिग्मा और ट्रिपल सिग्मा जैसे केसेस आते हैं तो उनको कैसे रिजॉल्व। तो कल इस चीज की थ्योरी हम लोग डिस्कस करेंगे। कल का पहला टॉपिक यही। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। बाय।